देश के विकास में इंजीनियर्स का कितना बड़ा योगदान रहा है, इस बारे में नितिन जी गडकरी ने अपने स्पीच में बहुत सारी बातें कही। एग्रीकल्चर सेक्टर में इन इंजीनियर्स का जो भी महत्व है या योगदान रहा है, या आगे चलकर इंजीनियर्स खेती में एग्रीकल्चर एरिया में क्या कर सकते हैं, इस बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें इस स्पीच के माध्यम से कही। वही स्पीच हमेशा की तरह आपके लिए अपने चैनल पर उपलब्ध है, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी और मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे आप कुछ कर पाएंगे। तो चलो सुनते हैं नितिन जी गडकरी इन्होंने क्या कहा। और यहाँ से जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग की पदवी लेकर बाहर निकले हैं, वो अनेक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। अनेक कारपोरेट सेक्टर में उन्होंने नेतृत्व किया है और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उपयोग करके उन्होंने देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं जब स्टूडेंट था तब इसका नाम वीआरसी था और मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत विद्यापीठ विद्यार्थी संघ के राजनीति से शुरू की थी और नागपुर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होने के नाते मेरा अक्सर वीआरसी के साथ, यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ भी काफ़ी संपर्क आता था। जो विशेष रूप से मेरिट में पास होते थे उन्हीं को एडमिशन मिलती थी और एक प्रकार से यहाँ एडमिशन मिलना ये बहुत प्रेस्टिजियस माना गया था। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि इस इंस्टीट्यूशन ने देश को अनेक ऐसे इंजीनियर्स दिए हैं कि जिनके जीनियस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण अनेक क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा परिवर्तन हुआ है। मेरे सामने बैठे हुए बहुत से लोगों को मैं पहचानता हूँ और उन्होंने भी जहाँ जहाँ उनको काम करने का मौका मिला है वहाँ वहाँ उनका बहुत ही क्वालिटेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है और इसलिए उन सभी व्यक्तियों को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। एक और अच्छी बात हुई है कि जब कोई भी विद्यार्थी अपने महाविद्यालय को छोड़कर चला जाता है तो उसके साथ ज़्यादा संपर्क नहीं होता। मैं डॉक्टर पडोले जी को, चौधरी जी को, कामत जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अलग अलग बैच के जो ऐसे विद्यार्थी थे उनके साथ संपर्क करके उन सब माजी विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में इन्वॉल्व किया है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि एक एक बैच ने, किसी ने स्विमिंग टैंक बनाया, किसी ने टेनिस कोर्ट बनाया, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो उनकी एक जिम्मेदारी थी, जो उनके मन में अटैचमेंट थी, उस भाव में उन्होंने उदार अंतःकरण से काफ़ी कुछ मदद की है। और मुझे बहुत खुशी है कि अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ से हम पढ़े हैं, जहाँ से हमको विज़न मिली है और जिसके भरोसे जीवन में सफलता मिली है, उस इंस्टीट्यूशन को याद रखने में इन सब माजी विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से इनिशिएटिव लेकर ये काम किया है, ये भी अपने आप में एक अनूठा ऐसा कार्यक्रम है। मैं इसके लिए उन सब माजी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जब बहुत बार मुझे वीआरसी में आने का, वीएनआईटी में आने का जब मौका मिलता है तो मैं आग्रह से एक बात कहता हूँ कि नीड बेस्ड रिसर्च एंड रीजन बेस्ड रिसर्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ काम करते हो वहाँ के एरिया में आपके रिसर्च के कारण अगर कोई बदल होता है तो निश्चित रूप से वो सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारे महाराष्ट्र में 75% ऑफ द मिनरल्स महाराष्ट्र के विदर्भ में है। हमारे 80% फॉरेस्ट महाराष्ट्र का विदर्भ में है और स्वाभाविक रूप से फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसको काफ़ी बड़ा प्रोत्साहन यहाँ मिल सकता है। इसके साथ साथ आने वाले समय में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में भी काफ़ी काम होता है। आज पूरे दुनिया में
ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है तो नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। और मैं तो अक्सर बार बार इस बात को दोहराते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, यही हमारे लिए भविष्य है। और ये जो बात है ये इतनी महत्वपूर्ण है कि जब नीड बेस्ड रिसर्च होता है, रीजन बेस्ड रिसर्च होता है, तो उसके परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। एक 25 दिन पहले CSR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे एक प्रेजेंटेशन दिया। प्रेजेंटेशन था कि जो राइस स्ट्रॉ है, परली, इससे बायो बिटुमिन बनाते हैं और ऑर्गेनिक कार्बन बायोचार उससे बनता है। 70% बायो बिटुमिन, 30% बायोचार। अब आपको पता है कि परली के कारण कितना बड़ा समस्या है। कल मेरे पास दिल्ली के LG आए थे। दिल्ली में आज सुबह मैं आया हूँ, 2 दिन में रहता है तो इन्फेक्शन हो जाता है। इतना दिल्ली के पोल्यूशन की समस्या बहुत गंभीर है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो राइस स्ट्रॉ है, परली है, ये जला देते हैं। अब इंडियन ऑयल ने सोनीपत में 1 लाख टन परली वो ले रहे हैं और उसमें से 1 लाख लीटर इथेनॉल और करीब 150 टन बायो बिटुमिन पर डे तैयार कर रहे हैं। और ये जो राइस स्ट्रॉ से भी बायोचार, ऑर्गेनिक कार्बन और इसके साथ साथ ये जो बायो बिटुमिन बना है, इसका टेस्टिंग जब हुआ तो ध्यान में ये आया कि वो हमारे पेट्रोलियम बिटुमिन से 7 गुना ऐसे विशेषता है उसमें कि उससे अच्छा है। मैंने तुरंत उनको कहा कि ये ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट अगर हर गांव में जाएगा और बिटुमिन बनेगा तो पूरा लेने के लिए हम तैयार हैं। हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है और हमारी रिफाइनरी 50 लाख टन बिटुमिन तैयार करती है और 25 से 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है और इंडिजिनियस है। इस प्रकार की अनेक बातों पर संशोधन हो रहा है और ये विशेष रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं ऑटोमोबाइल के साथ मेरा मंत्रालय का संबंध होने के नाते मैंने तो तय कर दिया है कि ये पेट्रोल और डीजल को देश से निकाल देना, क्योंकि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। पोल्यूशन इज़ अ बिग कंसर्न और इसके साथ साथ कभी कभी विशेष रूप से ये हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है कि पेट्रोल और डीजल और जो फॉसिल फ्यूल है उसका इंपोर्ट 17 लाख करोड़ रुपए पर हुआ है। इस देश के इकोनॉमी से 17 लाख करोड़ बाहर जा रहे हैं और ऊपर से इतने बड़े प्रमाण पर हमारे यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, बहुत सी बातें हैं, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। अभी हम नागपुर में ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहे हैं। काफ़ी कम पैसे में अच्छा काम हो सकता है। लद्दाख और लेह में हमारे एक IIT के इंजीनियर ने गोवा में एक फेनिकुलर रेलवे बनाई और मेरे पास 700-800 करोड़ रुपए लद्दाख लेह के CRF के बाकी थे। तो मैंने गवर्नर साहब को कहा कि वो पहाड़ी पर लोग रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया कि जानवरों को भी ले सकते हैं, भेड़ बकरी को, मोटरसाइकिल भी को ले सकते हैं, ऊपर में लोग भी बैठ सकते हैं और ऊपर तक जा सकते हैं। तो करीब 40 योजना तैयार की है और अभी हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। मैं 260 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहा हूँ। बड़े प्रमाण पर हमारे हिमाचल में, उत्तराखंड में हाइड्रो पावर है और जब PPP मोड में वो वायबल नहीं हो रहे थे तो मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे पास हाइड्रो पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम अगर 10 साल के लिए अगर पावर फुकट में देते हो और जो बनेगा यहाँ रोलिंग स्टॉक उसका GST स्टेट का अगर एग्जाम करते हो, अब फॉरेस्ट इन्वायरमेंट ने भी उसके लिए इन्वायरमेंट का क्लियरेंस नहीं है, ज़रूरत नहीं है ऐसा कहा है, तो PPP मोड में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि सरकार के पास कंस्ट्रेंट है और इसलिए बड़े प्रमाण पर वहाँ भी 16 रोपवे का मंजूरी दी है।
तो ये सब करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन काफ़ी बातों की ज़रूरत है, और ये छोटी छोटी बातें लोगों का जीवन बदल रही है। मैं जब मंत्री करके मैंने जब चार्ज लिया तो हमारे यहाँ नागपुर में भी साइकिल रिक्शा चलता था। महल से निकलकर हम लोग दो लोग 4 लोग उसमें बैठते थे, तो तिलक पुतले के चढ़ाव पर वो खींचता था। वो मन को बहुत वेदना होती थी कि ये कितनी बुरी परिस्थिति है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि मैं जिंदगी भर ऐसे रिक्शा में नहीं बैठूंगा। दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि जिस दिन ये प्रथा बंद हो जाएगी उस दिन इस देश के इतिहास में सुनहरा दिन होगा। और जब मैं इसका मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा की कानून को ला रहा था तो मेरे ऑफिसर्स ने मुझे कहा कि ये एक्सल तो इसका बजाज का है, ये टीवीएस का चक्का है, ऐसा ये सब यूज़ कर रहे हैं। तो कंपनी आ गई कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हमारा मटेरियल यूज़ करके ये ई रिक्शा बना रहे हैं। तो काफ़ी विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं भी अस्वस्थ हो गया, 6 महीने लटका रहा मामला। तो अटॉर्नी जनरल को बुलाकर मैंने कहा कि आप, मुझे लगता है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीयर हो सकता हूँ तो मुझे अनुमति दो। तो उन्होंने कहा सर ऐसी प्रथा नहीं है, पर आप मुझे बताइए। तो मैंने उनको कहा ये 1 करोड़ लोग आदमी को आदमी ढोने का काम कर रहा है, खींचने का काम कर रहा है, ये अमानवीय प्रथा है। और इस प्रथा को बंद करने के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जब गरीब के हित में अगर आप कोई निर्णय करते हो तो कानून तोड़ना पड़ता है तो जरूर तोड़िए। इनके मटेरियल को यूज़ करके अगर ई रिक्शा 70-80 हज़ार रुपये में होता है तो इनको तो पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा करते हैं। और उन्होंने फिर उसका आर्गुमेंट किया, हम मामला जीत गए। और आज देश से 1 करोड़ में से 90 लाख लोग ऐसे हैं, शायद साइकिल रिक्शा अब दिखता ही नहीं, अब ई कार्ट आ गया, मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा, और पूरी तरह मानवता के आधार पर इन गरीबों को जो शोषण हो रहा था उससे मुक्ति मिली। यही टेक्नोलॉजी है। पर टेक्नोलॉजी में और एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो साइंटिस्ट काम करते हैं वो स्वाभाविक रूप में उनका कंसंट्रेशन टेक्नोलॉजी की सक्सेस स्टोरी बनाने में ही होता है। पर प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी, ये चारों बातें भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। अगर टेक्नोलॉजी कॉस्टली और इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है तो सक्सेस नहीं हो पाती। और इसलिए हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री जी ने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान की भी बात की है, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत महत्व है। और मैं तो चाहता हूँ कि हर चीज़ के अल्टरनेटिव ढूंढो। ये सीमेंट वाले और स्टील वालों ने मोनोपोली करके, शायद कमल साड़ा मेरे ऊपर नाराज हो गए हैं, ये कार्टेल कर करके रेट बढ़ा कर हमको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी मैंने वो फाइबर ग्लास का वो भी स्टील लाया है। आप अभी नया कंक्रीट की कल्पना आ रही है। अगर कंपटीशन रहेगी तो सब बराबर ज़मीन पर ठीक चलेंगे। मोनोपोली हो जाएगी तो आसमान पर हाथ टेक जाएंगे, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल अल्टरनेटिव तैयार होने चाहिए। टेक्नोलॉजी में फ्लैश जैसे वेस्ट मटेरियल के उपयोग का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। और वेस्ट मटेरियल हर रीजन में, हर ज़िले में जो होते हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोई इंजीनियर नहीं हूँ, पर बहुत बार लोग मुझे गलती से इंजीनियर समझते हैं। तो मैं बहुत बार कहता हूँ कि अभी मैं इंजीनियर नहीं हूँ, पर मुझे अभी 3 डिलीट मिली है, चौथी अभी मैं कल लेने वाला हूँ। तो ये डिलीट भी मुझे मिली तो मुझे अपनी हंसी आती है। मैं VRC का फॉर्म भरने के लिए आया था तो मुझे एडमिशन नहीं मिली क्योंकि मेरा परसेंटेज बहुत कम था। अब लोग बोलते कि आप इंजीनियर हो, तो मैं बोलता हूँ मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिली तो मैं कैसे इंजीनियर हूँ। तो बोलते आपके 6 वर्ड रिकॉर्ड हो गए इंजीनियरिंग के। तो मैंने कहा ये तो मेरा क्रेडिट नहीं है। अभी मुझे जो 3 डिलीट मिली उसमें 2 एग्रीकल्चर साइंस की मिली। तो स्वाभाविक रूप से मुझे तब कभी कभी हंसी आती है कि मुझे तो एडमिशन भी नहीं मिल पाई थी। अब बहुत कॉन्वोकेशन में IIT में, इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं जाता हूँ और मैं जो मुझे लगता है वो बोलता हूँ। तो मुझे अभी अमेरिका में काफ़ी लोग सुनते हैं। मैं BCG कंपनी के कार्यक्रम के लिए गया था, तो वर्ल्ड की इवेंट थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ही आइए, ये पूरी वर्ल्ड में रिले होने वाली है। तो मैंने उनको कहा कि आप वर्ल्ड में हो रही तो आप अमेरिका वाले किसी को बुलाओ, मुझे क्यों बुलाते हो।
तो बोले अमेरिका के लोगों का चॉइस है कि आप बोलो। तो मुझे कभी कभी इस बात का आश्चर्य लगता है, मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। और छोटे छोटे लोग ये काम करते हैं। पेशवे जी है यहाँ, उन्होंने MSME में, एग्रीकल्चर, रूरल में काफ़ी अच्छे रिसर्च किए। कल मुझे 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिल्डिंग को गोबर से बनाए हुए पेंट को सरकार में मैंडेटरी कर दिया। अब ये जो पेंट मेरे काल में शुरू हुआ, ये इतना अच्छा पेंट है, डिस्टेम्पर भी है, इनेबल भी है, दोनों भी है, और क्वालिटी में मार्केट के किसी पेंट से कम नहीं है और आधे प्राइस में है, जिससे 5 रुपये किलो गोबर का भाव हो जाएगा तो गाय कोई बेचेगा ही नहीं। गोमूत्र की कीमत, गोबर की कीमत और दूध की कीमत, तो टेक्नोलॉजी बदल कर सकती है। और इसलिए टेक्नोलॉजी को हमारे सरकार की, मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और टेक्नोलॉजी से ही देश का भविष्य बनने वाला है, एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ने वाला है, ग्रोथ बढ़ने वाली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वेल्थ हमारे देश में तैयार होने वाली है। और ये वेल्थ क्रिएट करने से ही आत्मनिर्भर भारत बनने वाला है। इसी करने से सुपर इकोनॉमिक पावर इंडिया बनने वाली है। केवल मेरी आखिरी में एक ही प्रार्थना है कि हमारे टोटल GDP ग्रोथ में करीब 22 to 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, 52 to 54% सर्विस सेक्टर से आते हैं, और एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 12 से 14% है। हमारी एक समय 80% पॉपुलेशन गाँव में बसती थी, अब हमारी 65% ही पॉपुलेशन गाँव में है। गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गाँव में बसता है, पर 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है। और जो माइग्रेट हुई वो खुशी से नहीं हुई है, वो माइग्रेट इसलिए हुई है कि वहाँ अच्छे एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, अच्छी स्कूल नहीं, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं, रोजगार नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को सही भाव नहीं, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ। मैं बहुत 2004 से काम कर रहा हूँ। अब मुझे उस समय पहले कोई भी बात आउट ऑफ बॉक्स करो तो कोई विश्वास ही नहीं रखता, घर वाले भी नहीं रखते। जब मेरे पत्नी ने मुझे एक बार कहा, मैं खाना खाने बैठा था, तो मैंने कहा कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और वो नाग नदी का पानी है, वो शुद्ध होगा, फिर सोलर लगेगा, फिर इलेक्ट्रोलाइज़र आएगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे बातों पर मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो बाकी लोगों का कैसे बैठेगा। तो मैंने विक्रम किर्लोस्कर जी को फ़ोन किया। आज उनका देहांत हो गया है, अभी नहीं है वो, अभी 1 आध महीने पहले। बहुत अच्छे थे ये बायोफ्यूल में, उनने मेरे साथ बहुत अच्छा, टोयोटो के चेयरमैन थे इंडिया के। तो उनको मैंने कहा विक्रम कुछ भी करो, मुझे हाइड्रोजन वाली गाड़ी दो। बोले उसका परमिशन ये, बोलो बाकी छोड़ दो, सब परमिशन मैं मंत्री हूँ, मैं लाता हूँ, मतलब भेज दो गाड़ी। वो गाड़ी मैंने लाई तो पहले पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन लिया कि हाइड्रोजन स्पोर्ट हो जाएगा पार्लियामेंट में, तो गाड़ी कैसे आएगी। यानी लोगों के मन में बहुत संभ्रम थे। सब क्लियरेंस हो गया। मैं हाइड्रोजन की गाड़ी मेरे घर पर है, मैं घुमाता हूँ, हर मुख्यमंत्री को चक्कर देता हूँ आए के बाद, बोलता हूँ ये तुम्हारे यहाँ करो। अभी फ्लेक्स इंजन की गाड़ी है वो देता हूँ, और मैं अभी इलेक्ट्रिक के गाड़ी में ही चलता हूँ या इथेनॉल की, मैं पेट्रोल डीजल के गाड़ी में नहीं बैठता। तो मैंने तय किया कि इसमें नहीं बैठता। तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास पड़ता है, इट टेक्स सम टाइम। तो मुझे लगता है कि ये जो निश्चित रूप से जो वेस्ट अवेलेबल है एग्रीकल्चर में, वो मेरा विश्वास है कि हमारा किसान अन्नदाता जो है वो ऊर्जादाता बन सकता है। और ये VNIT में आप थोड़ा काम करिए हमारे गांव, गरीब मजदूर और किसान के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि चंद्रयान का संशोधन, सैटेलाइट का संशोधन, सब कुछ करो आप, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पर हमारे जीवन में उसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग देश के लिए है, पर हमारे यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के गांव के लोगों की तस्वीर को और भविष्य को बदल देगी, तो हम आपको जीवन भर नहीं भूल सकते। और इसलिए अब ग्रीन हाइड्रोजन, इथेनॉल, फ्लेक्स इंजन, इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक बैटरी में हमारी मैडम बैठी है उद्वरी से, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ARI में। तो अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर ये सब हुआ है। JCB को मैंने कहा था अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को कि आप CNG यूज़ करो। मेरे आग्रह के कारण ज़बरदस्ती उन्होंने JCB बनाया। अब रशिया में उनको 1000 JCB का ऑर्डर मिल गया। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से आने वाले समय में
फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर रूरल सेंटर मानकर और गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एथिक्स, तीन पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी तो प्रदूषण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रदूषण को दूर करने के लिए हमको बहुत ताकत से काम करना चाहिए, अन्यथा इसके कारण हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाज की आवश्यकता, गांव गरीब मजदूर किसान की आवश्यकता, रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल सेक्टर की आवश्यकता, इसके रिसर्च को प्राथमिकता दो। बाकी भी रिसर्च करना चाहिए, वो देश के लिए आवश्यक है, वो नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे नहीं लगता। आज तक भी आपने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा काम होगा। डॉक्टर पडोली जी के नेतृत्व में काफ़ी परिवर्तन हुआ। पिछले बार जब मैं यहाँ आया था, प्रणब मुखर्जी आए थे, तब आपका हॉल देखकर मैं बहुत गंदी कमेंट्स करके यहाँ गया था कि आप इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, इतना घटिया हॉल बना हुआ है यहाँ, तुम इसको तोड़ दो। पर आपने उसी को अच्छा बनाया। मैंने भी ऐसा प्रयास किया था कुछ दिनों के बाद आप तोड़ोगे इसको, क्योंकि महल में मेरा घर था, मैंने पुराने घर को मिट्टी वाले बार बार बनाया। आखिर एक दिन मुझे ध्यान में आया कि पुरानी चीज़ नई नहीं हो सकती, पुरानी चीज़ को तोड़ना ही पड़ता है। फिर भी आज अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। टॉयलेट अच्छे होने चाहिए, हॉल अच्छा होना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि जिस ऑफिस में जिस कारपोरेट का मूल्यांकन करना है तो पहले उसके टॉयलेट कैसे देख लो। अगर टॉयलेट साफ सुथरे अगर अच्छे तो समझो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, अगर टॉयलेट गंदे होंगे तो समझ लेना ये गड़बड़ है। ये हर चीज में परफेक्शन चाहिए। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। और इसलिए परफेक्शन की ओर जाना और नॉलेज के साथ प्रोफेशनल अप्रोच भी सिखाना चाहिए। हमें नौकरी मांगने वाले नहीं चाहिए, हमें नौकरी देने वाले चाहिए। मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से, रिसोर्सेज से, कैपिटल से एंटरप्रेन्योरशिप इम्पॉर्टेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप आप क्या सिखाई है? अभी हमारे नागपुर में सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट शुरू हुआ, उनने काफ़ी अच्छे अलग अलग कोर्सेस लिए हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप होगी तो ग्रोथ में और उनके विकास में भी काफ़ी बड़ा फायदा उनको अपने जीवन में होगा। और इसलिए ये देश के विकास में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारे नागपुर और विदर्भ में के लिए भी बहुत अच्छा है। और माजी विद्यार्थी जो आए हैं उन्होंने भी आपको बहुत उदार अंतःकरण से मदद की है। डॉक्टर पडोले जी ने भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लेकर काफ़ी सुधार किया है। विश्राम जामदार थे, उनकी मुझे विशेष रूप से याद हो रही है। वो भी लगातार पडोले जी और वो मिलकर काम करते थे, मेरे पास बार बार आते थे। उनका दुखद निधन हमारे लिए बहुत ही धक्का है। मुझे बार बार लगता है कि ये कैसे हो गया। और आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनका आज जो उनकी स्मृति में यहाँ एक हॉल भी बना है और आज जो किताब भी निकला है, इसके लिए भी मैं डॉक्टर पडोले जी को धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर पडोले जी को धन्यवाद देता हूँ। विश्राम जी मेरे बहुत नज़दीकी अच्छे मित्र थे, कर्मठ थे, और वो भी कॉलेज के लिए बहुत कमिटेड थे। और इसीलिए ये कमिटेड लोगों के कारण एक अच्छी जनरेशन, अच्छी फैकल्टी और स्वाभाविक रूप से सबके योगदान के कारण ही इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बनी है। और क्रेडिबिलिटी ही हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है। गुडविल, क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, यही 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल है। और इसलिए जिस प्रगति के साथ इसकी प्रगति हो रही है, मैं डायमंड जुबिली के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।